सुबह के 4:30 बजे जब वो अघोरी आँख खोलता है तो वो बोलता है, बता बेटा किसका इलाज करना है या किसका क्या करना है। बाबा ऐसा ऐसा मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, उसको मुझे वापस नीचे लाना है। ये सारी बातें जो 64 जोगिनी मंदिर से पंडित जी आए थे उनको पता चलती है। और वो पंडित जी सारी डिटेल्स नहीं बताते, वो बताते हैं किसी ने कुछ किया है, बहुत खतरनाक किया है, इसका इलाज भी करना बहुत मुश्किल। अब 21 दिन या 22 दिन तक उनका कुछ ट्रीटमेंट चलता है। और वो जो 21-22 दिन थे वो अजय की जिंदगी के, अजय के बड़े पापा की जिंदगी के, साथ ही साथ उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन। सब सो रहे हैं घर में, रात के 1:30-2 बजे का टाइम, एक साथ सारे बर्तन जमीन पर आ जाते हैं। अब पिछली रात तक जो सिर्फ बर्तन गिर रहे थे, आज की जो रात है पूरे घर के फर्नीचर इधर से उड़ के उधर से उड़ के इधर, पूरे घर में तांडव मच रहा है। अब सोचिए कि आपके घर में इतनी परेशानी चल रही है, एक आदमी मरने की कगार पे है, घर में हर रोज कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। इस बीच अगर कोई आपके पास आएगा और बोलेगा भैया कल मेरे घर में शादी है आपको आना है, कैसा लगेगा आपको? उसके बड़े पापा के ऊपर से पूरा खून उसारते हैं, उसके बाद अलग अलग जगहों पे डंप करवाते हैं। 4 लोग गए थे डंप करने के, वापस 2 लोग। हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन डिवाइस टॉक शो। आई एम यशिका सिंह एंड आई एम श्रेया शाह। तो दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपना प्रोफेशन फॉलो तो किया ही किया, साथ ही अपना पैशन भी। तो आज के हम अपने पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं जिशान जी का, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और साथ ही साथ अपनी हॉरर स्टोरीज भी लिखते हैं। थैंक यू, आपने मेरे को बुलाया एज ए गेस्ट और अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ पे दिल्ली आए आप लोग मिलने के लिए यहाँ पर। तो जैसा कि मेरा नाम जीशान शेख है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बैकग्राउंड मेरा राजस्थान से है और काफ़ी टाइम से मैं स्टोरीज लिख भी रहा हूँ, नरेट भी कर रहा हूँ और काफ़ी मेरे पास ऐसी स्टोरीज भी हैं जिनके बारे में ऑडियंस सुनती है तो बोलती है कि यार ऐसी कहानी नहीं सुनी। अरे वाह, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले बताइए सर, कौन सी स्टोरीज आए हैं हमारे लिए? क्यों ना अपन स्टार्ट करें ब्लैक मैजिक के साथ। हाँ सर, बिल्कुल। तो आप लोगों ने ब्लैक मैजिक किस इंटेंसिटी का सुना है या देखा है कहीं पर? सर एक्सट्रीम सुना है पर देखा नहीं, लिखा नहीं, हमने सुना है बस। ये सुना है कि लाइक काफी पावरफुल होता है और बहुत जल्दी लोग काला जादू ही मौसी करते जी। हैं। जो अभी रिसेंट में काफी आपने ऐसा देखा होगा तो बिल्कुल हेल्दी बंदा है और उसको अचानक से एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। जैसे कि अपन एग्जांपल ले लेते हैं, कैंसर हो जाता है उसको। अब जो इंसान किसी तरीके का कोई ऐब नहीं है उसमें, उसको कैंसर होता है तो बहुत ऐसा लगता है कि यार कुछ तो चक्कर है इसमें। तो काफ़ी बार मैंने ऐसा सुना है, जो लोग मुझे बताते हैं कि यार ऐसा ऐसा था और फिर हमें पता चला कि किसी ने ब्लैक मैजिक कराया था। तो इसी तरीके से एक होता है मारण क्रिया ब्लैक मैजिक में, उसे हमारे जो उर्दू वर्ड है उसमें कहते हैं सिफली अमल। तो सिफली अमल जो है वो इतना खतरनाक होता है कि आप कितने भी बड़े से बड़े पीर को, पंडित को लेके आ जाओ, अगर एक बार वो आपके ऊपर हो जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो हमारी जो कहानी है ये मुझे एक दोस्त ने बताई थी, उसके कुछ क्लोज रिलेशन में किसी के ऊपर कराया गया था। तो स्टोरी का बैकग्राउंड जो है हमारा वो है राजस्थान से। यही मैं राजस्थान से हूँ, मेरे पास ज़्यादातर राजस्थान की कहानी है। अब मैं जगह का नाम नहीं लूँगा फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी। दोस्त का नाम अपन रख लेते हैं अजय। हाँ जी। अजय जो है वो एक 12th क्लास का लड़का है। अब 12th क्लास में हर कोई क्या सोचता है कि यार मैं अच्छा बोर्ड में परफॉर्म करूं जिससे मुझे अच्छा कॉलेज मिले, मैं अपने प्रोफेशन की तरफ जल्दी बढ़ सकूं। पर वो उस टाइप का इंसान नहीं है। उसको ये है कि जल्दी से जल्दी 12th हो और मैं गल्ले पे बैठूं। तो ऐसे ही उसके रिलेटिव हैं, जो बड़े पापा हैं उसके, उनकी एक अच्छी खासी फर्म है। तो वो लोग टाइल्स का बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ उनके पास काफ़ी डेयरी फार्म्स भी हैं, तो वहाँ से भी अच्छा खासा उनकी अर्निंग जनरेट होती है। अब क्योंकि उसके बड़े पापा का कोई बेटा नहीं है, तो अजय जो है वही उसके बड़े पापा का भी बेटा है एक तरीके से। एक दिन की बात है, इनके एक दूर के चाचा होते हैं जो इनके पास घूमने के लिए आते हैं। घूमते घूमते उन्हें पता चलता है कि यार जो बिजनेस मैंने देखा था आज से 10 से 15 साल पहले कुछ भी नहीं था, वो आज इस लेवल पे पहुंच चुका है कि महीने के करोड़ों छाप रहे हैं। तो
हसद आई जाती है इंसान के दिल में, चाहे कितना ही क्लोज रिलेटिव हो आपका या कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, आप दोनों की बात नहीं कर। तो उन्होंने देखा, अब साहब कुछ महीने गुजरते हैं उनके जाने के बाद, धीरे धीरे जो इसके अजय के बड़े पापा हैं उनकी तबीयत में डाउनग्रेड होना चालू होती है, उनकी तबीयत धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। अब उन्होंने कभी ना पान खाया ना कोई तंबाकू, इवन लोगों को सुपारी भी नहीं खाते थे। जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी ना उनकी, तो उन्होंने सोचा कि एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं। अब फुल बॉडी चेकअप कराने का खर्चा तो अच्छा खासा होता है, पर गलती ये होती है कि कॉरपोरेट में चले जाता है। खैर उनके पास अच्छा खासा पैसा था, वो कॉरपोरेट में चले गए, उनका कुछ 10-20 लाख रुपए का बिल बन गया वहाँ पर जो रिपोर्ट्स निकल के आई वो घर वालों के होश उड़ा देने वाली थी। उन्हें टर्मिनल कैंसर था, उनका पैनक्रियाटिस जो था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। अब पैनक्रियाटिक कैंसर होना एक 40 साल के इंसान के बारे में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब ये हो कैसे सकता है ये। ठीक है, उन्होंने जैसे तैसे कीमो वगैरह स्टार्ट कराया उनका, और किस्मत से धीरे धीरे उनका कीमो इफेक्ट करने लगा। होता ऐसा है कि जो टर्मिनल कैंसर होता है उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर ऊपर वाले की दया थी या उन लोगों के कुछ अच्छे काम थे, तो उनका जो टर्मिनल कैंसर है वो धीरे धीरे रिकवर होने लगा। पर जो इम्यूनिटी थी बॉडी की पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। अब वो इधर एक तरफ से मतलब तबीयत संभल रही है, तभी वो खेत में जा रहे थे अपने डेयरी फार्म को चेक करने के लिए, जाते जाते वो गिर जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि खेत में चल रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं मिट्टी के, गिर गया इंसान तो खरोंच लगती है छोटी सी, और वो छोटी सी खरोंच धीरे धीरे एक घाव बनता है, और घाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसका इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। जब वो घाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो घर वालों को डाउट हुआ कि ये सही क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कैंसर अगर ठीक हो रहा है तो ये भी ठीक होना चाहिए, तो छोटी सी चीज़ है। फिर उनका ब्लड शुगर चेक कराया जाता है, तो उनका जो ब्लड शुगर आता है वो 250 अबव आता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अब साहब एक तरफ कैंसर से इंसान लड़ रहा है, दूसरी तरफ उनको शुगर हो चुकी है, डायबिटिक पेशेंट बन चुके हैं वो। जो इंसान कुछ महीने पहले तक एक अच्छी फिजिक के साथ साथ एक अच्छा उनका अपीयरेंस था, वो 60 किलो से इंसान गिरते गिरते कुछ 2 या 3 महीने के अंदर 30-40 के आसपास आ चुके थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे। अब जब मेडिकल से इलाज नहीं हो पाता ना, तो चाहे अपन इंडिया में हो, चाहे अपन अमेरिका में हो या किसी भी देश में हो, एक ना एक बार मतलब अपना ध्यान जाते ही कि यार एक बार दूसरी तरफ भी देखते हैं। उन्होंने सारे पंडितों से मिल ले, सारे मौलवियों से मिले, हर कोई आता और कहता कि हमारे बस का नहीं है। अगर आप ऐसा सोचो कि आपने किसी पंडित का नाम सुना है कि साहब वो पंडित जी बहुत बड़े हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम कर रखे उन्होंने, पर जब वही आपको बोल रहे हैं कि साहब हमारे बस की बात नहीं है, तो इंसान कितना टूट जाता है। इसी सब के बीच में जो अजय था उसके बोर्ड्स आ जाते हैं, जैसे तैसे वो अपने बोर्ड्स क्लियर करता है, क्योंकि उसके बड़े पापा एक तरीके से उसके पिताजी की तरह ही थे। बचपन से उन्होंने उसे बहुत प्यार दिया है, बहुत संभाला है। तो जैसा कि अजय का पढ़ाई में ध्यान नहीं था, पर उसने ध्यान दिया दूसरी चीज़ों के ऊपर, उसने कनेक्शंस बनाए लोगों से। जब उसने देखा कि मेरी फैमिली में जो पंडित आ रहे हैं वो मना कर रहे हैं कि साहब हमारा इलाज नहीं है, तो उसने अलग अलग लोगों से मिलना शुरू किया जिनके ऊपर उसे डाउट था कि हाँ कभी काला जादू हुआ है और ये लोग ठीक हुए हैं। तो वो उन लोगों से मिलता है, मिलते मिलते उसे एक बाबा मिलते हैं जो 64 योगिनी मंदिर में पुजारी थे। जब आपने नाम सुना होगा 64 योगिनी मंदिर का, काफ़ी फेमस मंदिर है। वहाँ से उन बाबा का नंबर निकाला जाता है। अब उन बाबा के पास कोई पर्सनल फ़ोन भी नहीं था, उनका सिर्फ एक असिस्टेंट था जो उनके कॉल्स वगैरह को
अपने पास मतलब रिसीव करता था और केस की सीवियरिटी देखी जाती थी, उसके बाद वो लोग इलाज शुरू करते थे। अजय जो है वो कॉल करवाता है वहाँ पे, पहली बार कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, दूसरी बार कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। जब लगातार कॉल करने के बाद भी डिजायर्ड रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था उसे, तो वो डिसाइड करता है कि मैं अपना बैग पैक करूंगा और खुद जाऊंगा। अब पैसे की कोई कमी नहीं थी इन लोगों के पास, पर जो ये लगातार जो डाउनग्रेड हो रही थी तबीयत में, तो पैसा जा भी रहा था और उसकी वजह से इनका जो बिजनेस था वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जहाँ महीने के 2-3 करोड़ रुपए कमा रहे थे, वहाँ 2-3 लाख भी नहीं कमा पा रहे थे ये लोग। इनके जो डेयरी फार्म था उसमें जितनी भी भैंसें थी, सबको धीरे धीरे भी बीमारी लगना स्टार्ट होती है और वो भी एक एक करके मरने लगती है। तो अब एक कंडीशन ऐसी आ गई थी इसके सामने कि अगर मैं घर से पैसा लेता हूँ और फिर मैं जाता हूँ वहाँ पर, राजस्थान से बंगाल जाने के लिए, उसको कुछ भी मतलब दिमाग खराब हो जाता है इंसान का, घर में भी परेशान रहता है। तो और वो इतना दिमाग भी नहीं लगा पाया वो कि क्या करे, उसे जो नजर आया वो चल दिया। 2-3 कपड़े उसने बैग में डाले, जो थोड़े बहुत उसके पास पैसे थे वो रखता है और ट्रेन में बैठ के वो निकल जाता है। एक दिन गुजरने के बाद में जब वो एक स्टेशन पर पहुंचा, तो वहां पर कुछ लड़के हंसी मजाक कर रहे थे। हंसी मजाक करते करते, अब अक्सर आदत होती है लड़कों की, वो किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं, तो वो लड़के ब्लैक मैजिक के बारे में बात करने लगता है। अब इसके कान खड़े हो जाते हैं, यार ब्लैक मैजिक के ऊपर बात हो रही है, मैं भी सुनता हूँ। अब वो जाता है इन लड़कों के पास में, बोलता है कि यार भाई तुम इस तरीके से बात कर रहे हो ब्लैक मैजिक के बारे में, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सोर्स है या तुम्हारे घर में किसी के ऊपर कुछ कराया गया हो तो मुझे बताओ। वो लड़के बताते हैं कि साहब हमारे घर में भी किसी के ऊपर मारण क्रिया कराई गई थी और हम एक मंदिर है वहां पर गए थे, वहां के पंडित जी ने हमारा इलाज कर दिया था। तो कि कब तक चला था भैया इलाज? तो कम से कम 1 महीना। पर वो इलाज इतना प्रॉब्लमेटिक होता है फैमिली के लिए कि आपको भी उतना ही सफर करना पड़ेगा जितना कि वजेस्ड इंसान सफर कर रहा है। अब क्योंकि अपने बड़े पापा से बहुत प्यार करता था, तो इसमें सोचा कि यार कुछ भी करूँगा, वो इंसान बच जाना चाहिए बस। ठीक है साहब। वो बोलता है कि मेरे को भी मिलवा दो अगर हो सके तो, अपनी परेशानी समझाता है उनको कि इस तरीके से मेरे परेशानी चल रही है जीवन में। वो लड़के अच्छे घर के होते हैं तो वो उसकी हेल्प कर देते हैं। यूजुअली क्या होता है कि लड़के मजाक मस्ती में ले जाते हैं चीज़ों को, ज़्यादातर सीरियस नहीं होते, वो ले लेते हैं सीरियस। और किस्मत की बात देखो, जिन बाबा से वो मिलने जा रहा था, वो लड़के उसे उन्हीं बाबा के पास लेके जाते हैं कि बाबा जी ये बदमा है, इसको आपकी सहायता की जरूरत है। बाबा जी पूछते हैं कि बताओ भैया क्या समस्या आ रही है, क्या इलाज है? तो बताता है कि बाबा मैंने आपसे इस तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। तो कि बेटा हमारे पास इतने लोग आते हैं और इतना इलाज करना होता है कि हम कई बार हम फोन देख नहीं पाते। तो बाबा आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान परेशानी में है उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं उसको यहाँ पर आपके पास लेके आ जाऊं। अब ठीक है साहब, जैसे तैसे बाबा को मनाया जाता है, उनको राजस्थान लेके आते हैं। जब राजस्थान आते हैं तो घर का माहौल देख करके सबका दिमाग खराब हो चुका। जिस घर में कुछ महीने पहले तक खुशियां ही खुशियां थी, वहां मातम का माहौल बना हुआ था। पर ऐसा नहीं है कि वहां घर में डेथ हुई हो, मतलब परेशान हो चुके थे घर वाले। हर किसी के चेहरे पे मायूसी, हर कोई ऐसा दिखाना रहा था कि यार कहीं से कुछ मिल जाए जहाँ पे मैं इनका हेल्प कर पाऊँ, कुछ भी करके इनको ठीक कर पाऊँ। तो वो लोग स्टार्ट करते हैं बाबा वहाँ पे जाके पहले पूरा घर देखते हैं। घर देखते देखते वो कई जगहों पर रुकते हैं और उसके बाद में वो बोलते हैं कि यार ये जो जगह में जहाँ पे रुका था, वहाँ पे तुम एक बार खुदाई करके देखो क्या कुछ मिलता है। वहां पर से जब खुदाई की जाती है, कहीं पर बॉल मिलती है जिसके ऊपर पिंस लगे हुए थे, कहीं पर कोई नींबू मिलता है, कहीं पर हड्डियां मिलती हैं।
पर ये सब एक छोटी सी चीज थी जो उनके साथ हो रही थी उसके आगे। अब ध्यान देना इस बात पे, उनके ऊपर सिफली अमल किया गया था, मतलब मारण क्रिया की गई थी। पर मारण क्रिया के साथ साथ कुछ और भी लोग थे जिन्होंने उस घर के अंदर ये चीजें दफनाई थी, जिनसे कि उनके घर में जो बरकत हो रही थी, जो पेमेंट आ रहा था उन लोगों को, वो नहीं मिल पा रहा था। ग्रोथ रोकने के लिए किया गया था। ठीक है साहब, पंडित जी जो थे वो अपना हवन वगैरह करते हैं। अब कोई एक ऐसी उनके पास सिद्धि थी जिसका वो प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि यार क्या किया गया है इस इंसान के साथ। तो स्टोरी आती है पास्ट में। उनके एक दोस्त हुआ करते थे जो बहुत, मतलब उनसे भी ज्यादा वेल्दी थे, पर जुए की लत ने उन्हें खत्म कर दिया, बिल्कुल पूरा कंगाल कर दिया। अब जैसे जैसे उनकी जुए की लत बढ़ रही थी, इनको समझ में आ चुका था, जो अजय के बड़े पापा हैं उनके, यार ये काम खराब है, इसमें हम हाथ नहीं डालेंगे। तो इन्होंने अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया। ग्रोथ उधर भी हो रही थी, पर वो जो भी आ रहा था वो सारा जुए के अंदर जा रहा था। ठीक है साहब, अब वो इंसान ये सोचने लगा कि मुझे जुए की आदत इसने डाली है और इसकी वजह से मेरा सारा पैसा चला गया। पैसा जाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई इंसान कुछ कमा रहा है तो फैमिली में प्रेशर्स आ जाते हैं, फैमिली परेशान होती है। तो वो इंसान जाता है बनारस में। बनारस में मणिकर्णिका घाट है, बहुत फेमस घाट है। और हाँ, तो उस घाट पे अगर आप रात के टाइम पे जाओगे तो यूजुअली आपको 24 आवर्स वहाँ पे चिताएं जलती हुई दिखेगी। पर जब आप रात के 1-2 बजे के बाद जाओगे तो लोग कम हो जाते हैं, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको कुछ अघोरी भी मिलते हैं वहाँ। तो जो अजय के बड़े पापा का जो दोस्त था, जो जुए की लत में मतलब बर्बाद हो चुका था, वो जाता है मणिकर्णिका घाट पे। तो वहां पर जाकर के वो डेली के चक्कर काटता था रोजाना रात को कि यार देखते हैं कहीं कोई मिल जाए। एक दिन उसकी किस्मत चमकती है और उसे एक अघोरी मिल जाता है। अघोरी के साथ वो जाता है उसके पास, अघोरी के पास आगे आग जली हुई है, भरी सर्दी है दिसंबर की, ये पूरा पैक होके बैठा हुआ है सर्दी में। पर वो अघोरी जो है वो आग के आगे बस अपनी तपस्या में लीन, ये जाके बैठ जाता है चुपचाप। बाबा बोलने का मन करता है इसका कि बाबा बोलूं उनको, पर अगर आपने अघोरी को डिस्टर्ब किया तो आपकी जिंदगी खराब होगी, आप जिसकी करवाने जा रहे हो उसकी नहीं होगी। ये बात उसे पता थी। वो रात को 1-1:30 बजे करीब बैठा है वहां पर, और सुबह के 4:30 बजे जब वो अघोरी आंख खोलता है तो वो बोलता है, बता बेटा किसका इलाज करना है या किसका क्या करना है। तो कहे, बाबा ऐसा ऐसा मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, उसको मुझे वापस नीचे लाना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि उसकी वजह से मेरी जितनी भी धन दौलत थी वो सब बर्बाद हो चुकी है। अघोरी उसके सामने कुछ डिमांड्स करता है। अघोरी को चाहिए होती है एक डेड बॉडी, कुछ अल्कोहल और कुछ और डिमांड्स वो करता है। जैसे तैसे करके ये बंदा अपने सोर्सेज वगैरह लगा के एक डेड बॉडी का भी इंतजाम कर देता है, और फिर जो भी उसकी डिमांड्स होती है वो पूरी कर देता है। फिर अघोरी उसको बोलता है कि जिस भी इंसान का तुझे कुछ करवाना है उसका एक पहना हुआ कपड़ा ला के देना मुझे, और अगर हो सके तो कुछ बाल या नाखून अगर मिल जाए तो। अब जैसा कि दोस्त थे तो ऐसा होता है कि चलो ठीक है, दोस्त जो है अगर गलत संगत में पड़ गया तो संभाल लेते हैं उसको। तो जो बंदा रहता है वो इसके अजय के बड़े पापा के पास जाता है कि यार भाई इस तरीके से बहुत परेशान हूँ, कुछ पैसे की ज़रूरत है, अगर तू मदद कर दे तो। अब उस टाइम पे वो किस्मत से नाखून काट रहे होते हैं, क्योंकि दोस्त है यार। अब वो नाखून काट रहे होते हैं तो ये बोलता है कि पैसे की ज़रूरत है। अब वो नाखून काटते काटते वहीं पे नेल कटर छोड़ दें, अपना नाखून छोड़ दें और अंदर जाते हैं, पैसे लेके आते हैं। ओके यार ऐसे कैसे लेके जाऊँ मैं यार, इतना सारा पैसा है। तो कि एक काम करना भाई, तेरा जो रुमाल है उसमें पैक कर दे इसे, तो मैं लेके चला जाऊंगा।
अब उसे कपड़ा भी मिल गया, उसे नाखून भी मिल गए। ये दोनों चीज़ें लेके वो दोबारा उसी अघोरी के पास जाता है, और जो वो अघोरी वहाँ पर बैठा हुआ था वो ये देख के कहता है, जा 1 महीने के अंदर वो इंसान उस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बाबा ऐसा क्या करोगे आप उसके साथ? तो क्या एक क्रिया होती है मारण क्रिया, वो करूँगा उसके ऊपर, और जितनी भी उसकी धन दौलत है वो सारी तेरे ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस तरीके से पूरा प्रोसीजर कर दूंगा। ठीक है साहब, ये भी मान जाता है क्योंकि नॉलेज होता नहीं है यूजुअली, मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है। और किसी भी मतलब भारत में किसी को भी उठा के देख लो, नहीं होता इतना ज़्यादा नॉलेज। अगर किसी ने भी बोल दिया कि हाँ बोल दिया साहब इसको पता है, ये मान लेगा। बाबा ने उससे सामान ले लिया। अब जो डेड बॉडी मंगवाई थी उसका कुछ पार्ट्स बाबा ने अलग रख रखे थे, उन पार्ट्स का यूज़ किया। एक कुत्ते को लिया, जो स्ट्रीट साइड डॉग होता है उसको लेते हैं। वो सारा सामान जो अनिल के बड़े पापा की बिलोंगिंग्स थी, नाखून और वो, उनको उस डेड बॉडी के सामान के साथ मिलाया, उसमें कुछ क्रिया की और उसे एक कुत्ते की बॉडी के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि वो जो कुत्ता यूज़ किया गया था, ऐसा कहते हैं ना खुजली वाला कुत्ता जो मरने वाला होता है, बिल्कुल उस तरीके का एक कुत्ता उन्होंने, जो अघोरी थे उन्होंने यूज़ किया था। ये कुत्ता धीरे धीरे वक्त के साथ मरने ही वाला था, पर उन्होंने उसे पहले मारा, उसके अंदर वो सारा सामान ट्रांसफ़र किया, फिर उसे जाकर के शमशान के पीछे, जैसे ये शमशान की दीवार है इसके बिल्कुल इस जगह पे अड़ा करके गाड़ दिया। और 21 दिन तक डेली वहां पर जाते कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसीजर किया करते थे जिससे कि वो बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज हो रही थी और ज्यादा तेजी से डिकम्पोज हो। अब ब्लैक मैजिक की ताकत यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे इधर बॉडी डिकम्पोज हो रही थी उधर वो परेशान होते जा रहे हैं। उनको कैंसर बन रहा है, उनको डायबिटीज हो रही है, उनके जो घाव थे वो बढ़ रहे हैं, परेशानी उनकी खत्म नहीं हो रही है। ये सारी बातें जो 64 जोगिनी मंदिर से पंडित जी आए थे उनको पता चलती है, पर वो पंडित जी सारी डिटेल्स नहीं बताते। वो बताते हैं किसी ने कुछ किया है, बहुत खतरनाक किया है, इसका इलाज वो करना बहुत मुश्किल है। अब 21 दिन या 22 दिन तक उनका कुछ ट्रीटमेंट चलता है, पर वो जो 21-22 दिन थे वो अजय की जिंदगी के, अजय के बड़े पापा की जिंदगी के, साथ ही साथ उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन थे। क्योंकि हर रोज दिन में 2 बार हवन होता था, उस हवन में से कुछ सामग्री निकाल के दी जाती थी और उस सामग्री को आपको या तो शमशान में डाल के आना है या फिर आपको नदी में बहा के आना है। बाबा स्पेसिफिक एडवाइस दे रहे थे। उन्होंने घर वालों से पूछा कि मैं डेली हवन करूंगा, उस हवन की सामग्री निकलेगी जिसको आपको डंप करना है इस जगह पर। कौन आदमी ऐसा है जिसमें हिम्मत है ये करने की? हिम्मत पर जब आया था ना, हर कोई खा रहा मैं करूँगा पर वो स्पेसिफाई करते हैं कि हिम्मत होनी जरूरी है, क्योंकि काम इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। पहला दिन होता है, अजय को असाइन किया जाता है घर वालों की तरफ से, क्योंकि एक तरीके से वो मोरली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुका था इतना सब कुछ देख देख के। हाँ, कहीं ना कहीं उसके भी दिल में परेशानी थी, वो भी दुखी था, पर एक ऐसा होता ना कि यार इस इंसान के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, वो उस तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। अब साहब पहला दिन वो कुछ सामग्री लेता है और उसे नदी में डंप करने जाना होता है। बाबा स्पेसिफाई करते हैं कि किसी भी तरीके की आवाज आए पीछे पलट के मत देखना। इधर तूने पीछे पलट के देखा, उधर तेरे बड़े पापा की दिक्कत बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, मोटरसाइकिल चालू की जाती है। अजय और उसका एक दोस्त दोनों मिलकर के वहां से जाते हैं। इतनी रुकावटें आती हैं बीच में, घर से निकलते गाड़ी का टायर पंचर हो जाता, दूसरी गाड़ी ली जाती है, वो जो गाड़ी जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ये मरते मरते बचते हैं। ठीक है साहब, फिर भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं गए तो
तो इनसे ज्यादा परेशानी उधर हो रही है बंदे को। ये लोग जाते हैं, जैसे ही अजय जो है वो सामान डंप करता है, उसको पीछे से उसके बड़े पापा की आवाज आती है, बेटा अजय मुझे साथ लेके नहीं चलेगा। अब बंदा बहुत भावुक हो जाता है ये आवाज सुन के। पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी था कि अगर यहाँ पे मैं पीछे पलट के देख लिया, तो मुझे उसे पता है बड़े पापा घर में है, पर यहाँ पे अगर मैंने पीछे पलट के देख लिया तो ये एक दिक्कत हो जाएगी। जैसे जैसे वो पीछे पलटा, एक एक कदम जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा है, वैसे वैसे घर के एक एक इंसान की आवाज आती है और सेम लाइन बोलते हैं, बेटा अजय मुझे साथ लेके नहीं चलेगा। घर पे आता है, पापा को बताता है, पंडित जी ऐसे ऐसे आवाज आई है मुझे। पंडित जी बोलते हैं, बेटा ये तो सब शुरुआत है, अभी तो तुम्हें और भी करना है। धीरे धीरे जो इंसान सही होना चाहिए था, उसकी तबीयत और ज्यादा डिग्रेड होना चालू होती। उनका जो घाव था वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसका इलाज ही नहीं हो पा रहा था। एक चीज होती है मेडिकल साइंस में गैंग्रीन नाम की, जैसे कि आपने सुना होगा कि पाँव काला पड़ गया, सब काटना पड़ेगा। तो वो जो घाव था वो वहाँ की ब्लड सप्लाई पूरी खत्म कर चुका था, उनके पैर को काटने की बोला जाता है। पर पंडित जी मना करते हैं कि अगर ये पाँव कट गया तो फिर तुम वापस तो कुछ कर नहीं सकते, पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये पाँव बच सकता है। ये पंडित जी भी स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पर कि जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, पर वो एक उम्मीद पे खेल रहा है। वक्त गुजरता है धीरे धीरे। अच्छा, स्टार्टिंग के 4-5 दिन उसको ऐसी आवाज़ें आती है उसको सिर्फ, पर 8वां दिन जैसे ही आता है, वो शमशान भूमि के पास में एक चीज डंप करके आता है, उसके कंधे पर 3 बार ऐसे टैप टैप टैप। हवा टाइट हो जाती है बंदे की कि यार ये क्या हुआ। अब ऐसा सोचोगे, रात का वक्त है, 12 बज रही है और आप किसी ऐसी जगह पे हो जिसके बारे में बचपन से कहानियां सुनी है, और वहां पे कोई आपके कंधे पे 3 बार टैप करे, कैसा लगता है? बहुत नजर आई थी हमसे ओबेसी और टाइम होगा। वो बोलता है जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, और भागता है वहां से बिना पीछे देखे। बस बजरंग बली का नाम लेते वो भागना शुरू करता है, घर पे आके रुकता है। घर पे आते से ही वो बेहोश हो जाता है। इतना खौफ उसके अंदर भर चुका था कि जब उसकी आंख खुलती है अगले दिन, तो उसको कुछ 104 से के आसपास बुखार हो चुका था। बदन पूरी तरीके से टूट रहा था, कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि वो चलने के लायक भी नहीं था। पर उसे वापस वही काम करने जाना था तो वो पिछली रात को करके आया था। ठीक है साहब, जैसे तैसे वो हिम्मत करता है, दवाई वगैरह लेकर के ड्रिप वगैरह लगवा के थोड़ी एनर्जी लेता है। और जब अगले दिन 9वें दिन वो जाता है, तो जो पिछली बार 3 बार टैप हुआ था, तो इस बार टैप नहीं हुआ, इस बार किसी ने उसे दबोच लिया। बंदा इतना ज्यादा खौफजदा हो चुका था कि बस उसके शरीर से उसकी जान अलग नहीं हुई। पर शायद किस्मत का ही खेल कह सकते हैं कि जब उसको किसी ने दबोचा, तो जिस भी चीज ने दबोचा था उसका अंगूठा जो था उसकी गर्दन पे गया, और गर्दन पर एक लॉकेट लगा की डोरी थी। बजरंग बली का वो लॉकेट उसने पहन रखा था। उस डोरी में इतनी ताकत थी कि जैसे ही वो पकड़ता है, हाथ पीछे खींच लेता है। अब साहब, जो अपना बंदा है अजय, उसको ये यकीन हो जाता है कि मैं बजरंग बली मेरे साथ है और वो मुझे बचा सकते हैं। वो आके पंडित जी को बोलता है, मुझे बजरंग बली का धागा बना के दीजिए, जिसे मैं मेरे हाथ में भी बांधूंगा और मेरे गले में भी बांध के रखूंगा। पंडित जी ऐसे ही करते। हालांकि उन्होंने उसको प्रोटेक्शन दे रखी थी। जो लॉकेट उसने पहन रखा था, वो बजरंग बली का लॉकेट उन्हीं बाबा जी ने उसे दिया था। ठीक है साहब, ऐसे करते करते वक्त गुजर जाता। अब लास्ट के 3 दिन बचे थे, पर जो इसके बड़े पापा थे, उनकी कंडीशन अब ऐसी हो चुकी थी कि जो कुछ उंगलियां काली पड़ने लगी थी, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते घुटने तक पूरा पाँव काला हो चुका था।
पूरा टाइम बिस्तर पे पड़े रहने की वजह से उसकी कमर में छाले पड़ चुके थे, स्किन जो है वो उतरने लग गई थी अगर बिस्तर से चेंज करते थे तो। वेट उनका इतना कम हो चुका था कि ऐसा लग रहा था उनको देख के, मतलब मैंने भी फोटोज देखे हैं, इतने मतलब परेशानी में वो इंसान था। ऐसा मान लो कि एक हड्डी का ढांचा है जिसके ऊपर खाल चढ़ा रखी है, इतने ज्यादा वो वीक हो चुके थे, एक एक हड्डी उनकी नजर आती थी। अब साहब जो आखिरी के 3 दिन थे वो इतने खतरनाक थे पूरे घर वालों के लिए कि वो आज भी याद करके मतलब रो देते हैं। पहली रात पूरे घर के बर्तन एक साथ नीचे गिर जाते, सब सो रहे हैं घर में, रात के 1:30-2 बजे का टाइम है, एक साथ सारे बर्तन जमीन पर आ जाते हैं। जब वापस उनको जमाया जाता है, आपने जैसे कि आप किचन में गए, आपने सारे बर्तन जमाए और आप जैसे ही पीछे पलटे हो, सारे के सारे बर्तन वापस नीचे। पूरी रात वो ऐसे ही ऊपर नीचे करते रहते। पंडित जी खुद भी परेशान कि यार मैं क्या करूं इसके, वो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब इतना नामी और इतने ज्यादा पावरफुल पंडित जी होने के बाद भी अगर इस तरीके की परेशानी आ रही है तो सोचो कि वो अघोरी किस लेवल का होगा, उसमें किस लेवल का काला जादू किया होगा। उसी रात को, नहीं सॉरी, अगली रात को जो दूसरा दिन था, आखिरी 22वां दिन था, 20वां दिन था, हाँ, जो 20वां दिन था, 20वें दिन की रात को जब जो अजय है वो नदी में एक सामान ठंडा करके आ रहा होता है, आते आते उसे रास्ते में एक गड्ढा सा बना हुआ मिलता है, पोर्ट होल्स बहुत सारे बने होते हैं सड़कों पे। वो सोचता है कि यार गाड़ी निकल जाएगी इसके ऊपर से, छोटा सा है। जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल का अगला टायर उस पोर्ट होल में जाता है, मोटरसाइकिल 180 डिग्री घूम जाती है। तो किस्मत थी कि उस रात को उसने हेलमेट पहन रखा था, नहीं तो वहीं पर गर्दन टूट जाती उसकी। 2 लोग थे, वो दोनों ने हेलमेट पहना था, जैसे तैसे गाड़ी वहीं पे छोड़ के अपनी जान बचाते हुए वो लोग वापस आते हैं। अब यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि उसने पूरा प्रोटेक्शन कर रखा था अपना, जिससे कि वो बच गया। अगर वो प्रोटेक्शन उसके साथ नहीं होता तो शायद और बुरा हो सकता था। अब पिछली रात तक जो सिर्फ बर्तन गिर रहे थे, आज की जो रात है पूरे घर के फर्नीचर इधर से उड़ के उधर, उधर से उड़ के इधर, पूरे घर में तांडव मच रहा है। बाबा जी बीच में बैठे हैं अपना हवन जला करके कि कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया करूं जिससे कि ये ठीक हो जाए। करते हैं, वो पूरी ताकत लगा देता है अपनी, और एक पॉइंट पे आकर के सारा का सारा सामान एक साथ धड़ा। अब सोचिए कि आपके घर में इतनी परेशानी चल रही है, एक आदमी मरने की कगार पे है, घर में हर रोज कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। इस बीच अगर कोई आपके पास आएगा और बोलेगा भैया कल मेरे घर में शादी है, आपको आना है, कैसा लगेगा आपको? ऑब्वियसली उससे ही आएगी सर। आखिरी दिन था, वही दोस्त जो उस अघोरी के पास गया था वो इनके घर पे आता है, भैया मेरे बेटे की शादी है, आपको आना है। अब पंडित जी को पता रहता, नाम वगैरह सब पता रहता है, वो बस इशारा कर देते हैं इसे घर के अंदर मत घुसने देना। गेट पे से उसको भगा दिया जाता है, पर उसे ये पता चल जाता है कि ये लोग परेशान बहुत हैं। वो खुशी खुशी जाता है अपने घर पे, जाकर के बैठ जाता है और सोर्स लगाता है कि वो जो अघोरी था उससे मिला जाए, क्योंकि इसे तो प्रेज करना था उस अघोरी को। मीन्स कि सर वो चेक करने गए थे कि क्या वो प्रॉब्लम में है कि नहीं। हाँ, अब वो प्रॉब्लम में चेक भी करने गया था, साथ ही साथ वो ये दर्शाने भी गया था कि मैं कितना खुश हूँ। हम्म। ये बात फैलते टाइम नहीं लगता उसे कहीं ना कहीं से बात पता चल गई होगी। अब वो अपने घर पे जाकर के बैठ जाता है, ये सोर्स लगा रहा है इधर, इधर इनके घर में तांडव चल रहा है क्योंकि सारे घर वाले परेशान हैं। अब पिछली रात तक जो परेशानी सिर्फ इसको अजय को और उसके बड़े पापा को झेलनी पड़ रही थी, आज का जो पूरा दिन था पूरे घर वाले परेशान थे
किसी को कोई बाल खींच के जा रहा है, किसी को सीढ़ियों पे चलते चलते किसी ने धक्का दे दिया। मतलब पूरा घर ऐसा हो चुका था कि कहाँ कदम रखूं और कहाँ नहीं रखूं। आप जा रहे हो, जाते जाते आपको किसी ने धक्का दिया, आप 2 फीट 3 फीट दूर जाके गिर रहे हो। इतनी ज्यादा उसके घर में परेशानी आ चुकी थी। और भला उन पंडित जी का, उन्होंने आखिरी रात को 4 बकरे मंगवाए। चारों बकरों की उन्होंने एक प्रोसीजर के थ्रू बलि दी और उनका जो खून था उसको यूज करते हुए उसके बड़े पापा के ऊपर से पूरा खून उसारते हैं। उसके बाद अलग अलग जगहों पे डंप करवाते हैं। 4 लोग गए थे डंप करने के लिए, वापस 2 लोग आए। क्योंकि जो 2 लोग थे वो जब पीछे पलटे डंप करने के बाद, तो उन्हें उनके सबसे चहीते इंसान की आवाज आती है और वो पीछे पलट जाते हैं। जैसे ही वो पीछे पलटते हैं, अब ऐसे गर्दन घुमा ही बना, ये गर्दन ऐसी ऐसी घूम जाती हवा में। मानने में नहीं आती ये चीजें, पर क्योंकि कोई भी अकेला जाने की हिम्मत में नहीं था, तो हमेशा 2 या 3 लोगों का ग्रुप जाता था। पर डंप करने तो एक ही इंसान ले जाएगा। जो उन 3 लोगों ने देखा है वो घर वालों को आगे बताया। अब इधर इनका बाबा जी बोलते हैं, जो पंडित जी बोलते हैं, प्रोसीजर पूरा हो चुका है मेरी तरफ से, ये बच जाएंगे, इनको कुछ नहीं होगा। तो जो 2 लोग मरे थे उनकी बॉडी जैसे ही उठाते हैं, वे अब लेके तो जाना ही है घर पे। जैसे ही वो लोग बॉडी उसे उठाते हैं, उन्हें भी सेम आवाज आती है, इसे क्यों लेके जा रहे हो, हमें भी लेके चलो साथ। किसी को आवाज आती है तो किसी को कोई पकड़ता है। ऐसे परेशान होते होते, ऊपर वाले का नाम लेते हुए वो लोग घर पे आते हैं। पंडित जी बोलते हैं मेरी तरफ से सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, अब आप इनको मेडिकल साइंस की मदद दो। जितना भी डॉक्टर इनको कुछ भी कर सकता है तो डॉक्टर की सहायता लो, अब इनकी तरफ से हो चुका है। ये सारे बॉडीज को लेकर के एक साइड रख देते हैं, क्योंकि रात का टाइम है, जला तो सकते नहीं है। अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा जो भी क्रिया करेंगे उसको करने के लिए। तो अजय के बड़े बाबू को उठा के हाथों हाथ हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। अब ये एक तरफ तो हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं घर वालों को, अजय उन पंडित जी के पास बैठता है और उनसे पूछता है कि बाबा जी ये बताओ ये काम किया किसने था। तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा मैं नाम नहीं बता सकता, पर मैंने तुझे दिन में कुछ इशारा किया था, अगर तू वो इशारा समझ जाए तो। अजय समझ जाता है, पर वही बात है, आधी रात में किसी का क्या ही बिगाड़ सकते हो, और क्या प्रूफ है आपके पास कि उसी इंसान ने किया है। तो अजय पंडित जी से पूछता है बाबा जी अब मैं क्या करूं, मेरा तो पूरा सब कुछ खत्म हो चुका मेरा तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा जो काम तेरे बड़े पापा के ऊपर हुआ था, इस 21-22 दिन की पूरी प्रोसेस के अंदर वो जो कुछ भी तुमने किया है वो सारा उस इंसान के ऊपर लग गया है। तो अजय बोलता है कि बाबा जी ये अभी तो आया था, उसको तो खुश दिख रहा था, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। तो कि बेटा हर चीज का एक वक्त होता है, सही वक्त आने दे, वो इससे ज्यादा परेशान होगा। सैडली वो जो अंकल थे उनकी पैर काटना पड़ा, और डायबिटीज उनकी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि 1 हफ्ते के अंदर उनकी भी डेथ हो ही जाती है अल्टीमेटली। पर जिस बंदे ने करवाया था वो बंदा इतनी दर्दनाक मौत मरता है कि उसे चिता देने के लिए 4 कंधे भी नहीं थे। ये कहानी सुनने में ऐसा लगता है कि यार ऐसा पॉसिबल थोड़ा ना है, पर जिसके साथ होती है ना वही इंसान समझता है। सर अभी बता रहे थे ना कि उनके 2 लोग जो है डंप किए थे, हाँ। उनकी डेथ वो कौन थे? वो उसके फैमिली फ्रेंड्स थे, एक तो फैमिली फ्रेंड था और एक उसके जो है वो दूर के रिलेटिव थे। जी। सर जैसे कुछ लोगों का मानना है कि जो चौराहे पे वो फ्लावर और वो जो चावल रखे होते हैं हमें उन्हें नांगना नहीं चाहिए, जी। क्योंकि उससे भी कहते हैं कि आपके बॉडी में कोई पजेस कर लेता है, यानी कि आपको नजर टाइप का लग जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? देखिए कि यूजुअली क्या होता है कि आप चौराहे पे या तो आपको मटकी मिलेगी
या नींबू मिर्ची फेंके हुए मिलेंगे, हाँ या आपको पूरी श्रृंगार की थाली मिल जाती है। अब हमारा क्या होता है, अरे ठीक है गाड़ी चढ़ा देते हैं हाँ इसके हाँ ऊपर से। वो क्यों रखा है, कोई परेशान होगा उसने उतारा करवा के रखा होगा। अब जब हम उसके ऊपर उसको उंगाल देते हैं या उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो जो भी स्पिरिट होती है वो उसके साथ कनेक्टेड है। वो स्पिरिट सोचती है कि इसने मेरा बेइज्जती की है, इसने अब इसको मैं मजा चखाऊंगी। तो जैसे ही आप उसको उंगालोगे, उस स्पिरिट आपके साथ लैच हो जाती है और आपकी जिंदगी वो जहन्नुम बना देती है। तो क्या कोई तरीका है कि मतलब अगर वो आपकी बॉडी में एंटर करती है तो आप उससे अटैच हो सको, तो कोई ऐसा कोई रीजन? देखो, सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है प्रोटेक्ट रहो। आपको नजर आ रही है, अब अपन जबरदस्ती जा करके वो करेंगे तो फिर वो तो अपनी गलती है। तो जितना ज्यादा हो सके अपन उससे दूर ही रहो, साइड में से निकल जाओ। ठीक ठाक सड़क होती है, नी भी है तो गड्ढे मुंह कूद के निकल जाओ यार। अब जो इस दूसरी चीज है कि हाँ ठीक है चलो लैच हो चुकी है आपके साथ, तो ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, ज्यादा से ज्यादा पाठ करो। हमारे में कहते हैं नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो किसी एक जेन्युइन इंसान से हेल्प लो जिसको इस चीज़ का नॉलेज हो। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो मौलाना होगा, पंडित होगा या फादर होगा। बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो किराने की दुकान चला रहा है अगला, पर वो उतारता है, उसके ऊपर आ रही है, उस मतलब उसके ऊपर हाजिरी हो रही है दूसरे इंसान की जो इन सब का इलाज कर रहा है। तो इस तरीके के लोगों से हेल्प लो, ये काफ़ी असरदार चीज़ होती है। सर मेरा ये क्वेश्चन था, आपने कभी अपने सामने एक्सपीरियंस किया है और कोई देखा हो? मैं बताता नहीं हूँ इस बारे में। तो बताइए, हम बैठे हैं सुनने के लिए, बताइए। एक बार की बात है, हम लोग एक पार्टी में से आ रहे थे, रात के 1:30 बजे का वक्त था। खूबसूरत नज़ारे थे चांदनी रात की वजह से, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और हम 3-4 मोटरसाइकिलें थी हमारे पास। हम सारे धीरे 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 आराम से मजे लेते हुए मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो एक फैमिली सड़क है हमारी, उस पर हम आ रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। तो रास्ते में एक 120 साल पुराना पेड़ पड़ता है। अक्सर हम लोग उसको देखा करते थे कि हाँ ठीक है, इसमें ऐसा ऐसा झूला लगा हुआ है, तो जिसका खेत है उसके बच्चे जो है वो वहां पर खेला करते हैं। अब रात के 1:30-1:45 बजे का टाइम है और उस झूले के ऊपर 2 औरतें झूल रही हैं। एक झूल रही है, दूसरा धक्का दे रही है। पहली बार में क्या लगता है, नॉर्मल सी चीज है, औरतें हैं झूला झूल रही हैं। पर रात के 1:30-1:45 बजे कौन झूला झूलता है। और सबसे जो दिमाग खराब करने वाली चीज थी वो ये थी कि जो आपने देखा होगा काफी बार मूवीज वगैरह में ऑरा दिखाया जाता है बॉडी का, इसे लाइट से इल्यूमिनेट होती है बॉडी से, उस तरीके की उनके ऊपर लाइट निकल रही थी उनमें से। जो गाड़ी चला रहे थे उनकी भी हालत खराब और जो गाड़ी पे बैठे हैं उनकी भी हालत खराब है। आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। जैसे तैसे करके हम फोन में कुछ, किसी ने हनुमान चालीसा चलाया, किसी ने आयतल कुर्सी चलाई, जो मिला वो चला दिया और फिर वहां से भागना शुरू किया हमने। तो जो गाड़ी 20-30 की स्पीड पर चल रही थी वो अब चल रही 70-80 पे। गाड़ियाँ सीधी रुकी हैं घरों पे जाकर। ऐसे और भी किस्से हैं, फिर कभी सुनाऊंगा उसके बारे में। सर जैसे आपने बताया कि आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में काफ़ी सारे किले होते हैं और किलों में हर राजा रानियों की कहानी होती है। जैसे बोला जाता है कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी आत्माएं भटकती हैं। तो आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे वहाँ पर? मेरे को ज़्यादातर किलों के एक्सपीरियंस नहीं है, पर मेरे नॉन्स को बहुत है। जैसे कि एक मेरे दोस्त ने बताया था कि चित्तौड़ का जो किला है वो आज के टाइम पर तो लगभग ख़त्म सा हो चुका हो, पर बहुत बड़ा किला है वो अपने आप में। आप अगर उसको घूमने जाओगे तो पूरा दिन लगा दो
और वो किला नहीं घूम पाओगे। तो ऐसी एक मान्यता है कि एक पर्टिकुलर रात होती है जब उस किले में मेला लगता है भूतों का। अब भूतों का मेला ऐसा नहीं है कि भैया 4-5 बाबा इकट्ठे हो गए मैं भूत बेच रहा हूँ। ऐसा लगते हैं, राजस्थान में लगते हैं ऐसे मेले भी। तो एक दोस्त है मेरा, वो बताता है कि यार उसके घर में शादी थी, तो सोचते हैं कि यार चलो गेस्ट वगैरह इकट्ठे हो रखे हैं, हम सब मिल करके और एक घूम के आते हैं किले में। अब लड़कों में क्यूरियोसिटी होती है कि रात को रुक के देखते हैं क्या करना है। वो लोग रात को रुकते हैं वहाँ पर, तो जो किला था वो धीरे धीरे आबाद होना शुरू होता है। पूरा किला आबाद नहीं होता, एक पर्टिकुलर एरिया किले का आबाद होना शुरू होता है। वहाँ पे चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि जो किला का एक प्रॉपर पर्टिकुलर हिस्सा होता है वो आबाद होना शुरू होता है। अब आबाद इन द सेंस वहाँ पे धीरे धीरे आप लोगों की चहल पहल की आवाज़ आ रही है, बातें करने की आवाज़ आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा मार्केट लगा हुआ है, उसमें बाकायदा खरीदारी हो रही है। वो सभी जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं बहुत पुराने ज़माने की दुकानें, पुराने ज़माने की वेशभूषा में लोग बैठे हुए हैं, सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब इनों के पास खरीदने के लिए पैसे थे नहीं, क्योंकि वहाँ पे चल रहे थे उस ज़माने के नोट। नोट तो खैर होते नहीं थे, सिक्के चल रहे थे उस ज़माने के। तो ये घूमते हैं, देखते हैं कि यार ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बिक रही हैं, ये हमने दिन में म्यूज़ियम में देखी हैं, जो इस किले का म्यूज़ियम है उसमें रखी हुई हैं। तो इनके दिमाग में क्या आता है, हो सकता है कि ये चोरी का सामान हो जो यहाँ पे बिक रहा हो, और ये करेंसी भी इसलिए दिखा रहे हो ताकि है ना ट्रेड जो है वो अच्छे से हो सके। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि जो करेंसी है वो भी उस ज़माने की है। तो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यार ये सारा ब्लैक में चल रहा है, और ये ट्रेड भी जो हो रहा है इसका ऐसी वजह से हो रहा है ताकि ये ज़्यादा जो है कैश वगैरह कैरी नहीं करना पड़े लोगों को जो खरीद रहे हैं सामान। पर दिमाग उनका वहाँ पे ख़राब होता है कि यार आज के टाइम पे इस तरीके के कपड़े तो कोई पहनता ही नहीं है। यहाँ तक कि लोगों के पास इस तरीके के कपड़े ही नहीं है जो उस ज़माने में पहने जाते थे। कुछ देर वहाँ पे घूमने के बाद में सभी को धीरे धीरे थकान होना शुरू होती है, और वो एक पर्टिकुलर एरिया बना हुआ था जहाँ पे काफ़ी सारे लोग सो रहे थे। तो वो तीनों चारों लड़के जो थे उस एरिया पे जाते हैं, एक एक करके सब सो जाते हैं। अगली सवेरे जब उनकी आँख खुलती है तो वो खाई के बिल्कुल अड़ के सो रहे थे। थोड़ा सा करवट लेनी थी और एक ना एक इंसान उसमें गिर जाता। सुबह उठते हैं, दिमाग खराब कि यार यहाँ पर तो रात को ये लग रहा है ऐसा ऐसा हो रहा था। भाग के घर जाते हैं, तो जो पुराने लोग थे गांव के उनसे पूछते हैं साहब इस तरीके से हमने देखा है, इसमें क्या सच्चाई है और क्या झूठ है इसमें। तो पुराने लोग बताते हैं कि बेटा ऐसी मान्यता है, देखा तो बहुत कम लोगों ने है, पर ऐसी पुराने ज़माने से कहानियाँ चलती आ रही है कि एक रात होती है जब ये किला आबाद होता है, इसमें मेला लगता है और भूत वहाँ पर आपस में मिलते जुलते हैं जो उस ज़माने में रहा करते थे। उन लोगों की आत्माएं यहाँ पर आती हैं। ये एक स्टोरी मुझे एक मेरे क्लोज फ्रेंड ने बताई थी चित्तौड़ के किले की। बात शुरू होती है 1956।